हालांकि तैयारी करने वाले सारे प्रतिभागी तो बहुत युद्ध स्तर पे कहना चाहिए अपनी तैयारी में लगे होंगे। हाँ, पर कभी अगर आप खाली बैठे हैं और आपको लग रहा है कि पढ़ने का मन नहीं है तो आप इस वीडियो को चला करके थोड़ी देर रिवीजन कर सकते हैं, ये मैं कह सकती हूँ। सबको मेरा नमस्कार। हम जो है आज छत्तीसगढ़ में जो होने वाला सब इंस्पेक्टर के प्रारंभिक परीक्षा है उसके विषय में ज्योग्राफी विषय पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं और हमें किन प्रश्नों पे थोड़ा फोकस करने की आवश्यकता है। हालांकि तैयारी करने वाले सारे प्रतिभागी तो बहुत युद्ध स्तर पे कहना चाहिए अपनी तैयारी में लगे होंगे। हाँ, पर कभी अगर आप खाली बैठे हैं और आपको लग रहा है कि पढ़ने का मन नहीं है तो आप इस वीडियो को चला करके थोड़ी देर रिवीजन कर सकते हैं, ये मैं कह सकती हूँ, है ना। तो जनरल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं जो सब लोग जानते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो ये सबको पता है कि उत्तरी गोलार्ध में है, पर कई बार ऐसा होता है कि हमारा दिमाग एग्जाम में काम नहीं करता, इसलिए थोड़ा सा हम इन चीज़ों को ध्यान देते हुए पढ़ें और सुन लें तो कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। दूसरा है देशांतर पे भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि किस देशांतर पर है, तो हम पूर्वीय देशांतर पर स्थित हैं। अब अक्षांशीय जो इस विस्तार है हमारा या देशांतरी विस्तार है वो कितना है। अक्षांशीय विस्तार की अगर बात करता है तो हम 6.4 उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश तक है ना। इस तरह जिससे जो खींचा गया है वो हमारा अक्षांश है। अब जो इस तरह खींचा गया है देशांतर उसकी बात करते हैं। 68.7 पूर्वी देशांतर से लेकर 97.25 पूर्वी देशांतर तक है फैले हुए। भारत का जो सबसे नीचे वाला बिंदु कह सकते हैं जिसको हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट, है ना, दक्षिणतम बिंदु के नाम से पूछा जाता है, ये कहाँ स्थित है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तो है पर उसमें भी बटा हुआ है। ग्रेट निकोबार जो द्वीप है वहां पर स्थित है जो कि 6.4 अक्षांश पर है। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ पर बदल रहा है। अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो ये आ जाता है फिर 8.4 उत्तरी अक्षांश जो कि कन्याकुमारी में स्थित है तमिलनाडु राज्य में। ऐसे ही हमारे ऊपर की अगर चोटी पूछ लिया जाए तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिरा कॉल है। दोनों का नाम इंदिरा है, नीचे वाला पॉइंट है, ऊपर वाला कॉल कहलाता है। इंदिरा जो पॉइंट है उसको पहले पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता था, है ना। सुनामी के बाद ये स्थान जो है अब बनता नहीं। इसी तरह हम भारत के आकार की बात, हम पूर्व पश्चिम की भी बात करेंगे। इसी प्रकार हम देखते हैं कि अभी जो हमारा भारत है इस भारत की आकृति कैसी है। तो जनरली लोग कहते हैं भारत जो है त्रिभुजाकार है। आप गौर से देखिएगा तो भारत जो है चतुष्कोणीय है, चार कोण उस पर दिखाई देता है। भारत का जो उत्तर और दक्षिण हमने जो देखा है इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई कितनी है उत्तर से लेकर दक्षिण तक 3214 किलोमीटर, कहने का मतलब 3214 किलोमीटर है। अगर पूर्व से पश्चिम देखें तो कितना होगा 2933 किलोमीटर। आपसे प्रश्न है पश्चिम से पूर्व कितना होगा। बहुत सारे हमारे जो प्रतिभागी हैं वो सोचते ही रह जाते हैं, अरे पूर्व से पश्चिम तो पता है, पश्चिम से पूर्व कितना होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम क्विक हमारा दिमाग काम करना चाहिए कि दोनों ही तो वही है ना। ऐसे ही हमारी जो सीमा रेखा लगी हुई है, समुद्र तट की कुल लंबाई, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है।
तो समुद्र तट की कुल लंबाई जो है 7,516.6 किलोमीटर है। तो मुख्य जो स्थलीय सीमा रेखा है ऊपर की ओर भारत के नक्शा में, वो कितना है? 15,200 किलोमीटर मुख्य वाली सीमा बिंदु है। और ऐसे ही मुख्य भूमि का तटीय लंबाई अगर आपसे पूछा जाता है तो ये हो जाता है 6100 किलोमीटर। हमको सबको अलग अलग समझना पड़ेगा ना। 6100, 7,516.6 बता रहे हैं ये सब, और फिर आपके पास आ जाता है 15,200। तो कौन सा किसको पूछ रहा है? ऐसे ही ये तो ऊपर स्थल वाली बात आ गई। अब हमारा प्रादेशिक जल सीमा जो होता है वो कितना कितना होता है? तो 12 समुद्री मील जो है, किससे? तट रेखा से, जैसे गुजरात है, केरल है, तमिलनाडु है, वहां से 12 समुद्री मील तक की जो दूरी होती है उसको कहते हैं प्रादेशिक जल सीमा। यहाँ पर पूरा पूरा अधिकार उस देश का होता है। जैसे भारत की जल प्रादेशिक जल सीमा है तो वहां पर पूरा भारत का अधिकार होगा कि भारत उसका उपयोग कर सकता है। इसी तरह से इसके आगे की ओर जब हम बढ़ते हैं, 24 समुद्री मील की दूरी तक बढ़ते हैं तो उसको कहा जाता है संलग्न क्षेत्र मंडल कहा जाता है। यहाँ पर जो है वो देश अपने राजकोषीय अधिकार है, सीमा शुल्क से संबंधित अधिकार है, प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित अधिकार है, अप्रवासीय कानून लागू करने से संबंधित अधिकार है, इन सब का कर सकते हैं। ऐसे ही एक जो थर्ड होता है उसको कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ। इसके बारे में फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। ये क्या होता है? ये जो है उसी समुद्री सीमा में 200 समुद्री मील की दूरी तक जब पहुंच जाते हैं तो उसको कहा जाता है, इसके अंतर्गत हमारा जो अधिकार होता है, जैसे खनिज है, खनिज संपदा पर है ना, सागरीय जल शक्ति पर है, सागरी जीवों से संबंधित इनका संरक्षण करना, सर्वेक्षण करना है, इनका विदोहन करना है, इन पर किसी प्रकार का अनुसंधान करना है, रिसर्च करना है, तो ये सारी बातें किसके अंतर्गत आ जाता है? यही 200 किलोमीटर वाले में आ जाता है। अब यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि हमारा पूरा पूरा अधिकार जो है इस पर होगा, ये हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो है इसमें अभी थोड़ा सा ये हम भूगोल का नक्शा देख लेते हैं, जिसमें आपको प्रादेशिक जल सीमा है ना, और समुद्री मील जो है उसके बारे में, संलग्न क्षेत्र किसे कहा जाता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र किसे कहते हैं, ये थोड़ा देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब बात उठती है कि एक समुद्री मील बराबर कितना किलोमीटर होता है? तो 1.85 किलोमीटर जो है उसको कहते हैं एक समुद्री मील जो होता है। ऐसे ही हम ऊपर देखते हैं हमारे भारत के बीचों बीच जो है रेखा, एक होता है कर्क रेखा, है ना। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ये भी क्वेश्चन पूछता है। सब लोग याद कर लेते हैं कि भाई 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा तो गुजर रही है, पर ये जो 8 राज्य हैं वो कौन कौन से? यहीं पर गुजरात और राजस्थान में लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि हाँ भाई जाती है कि, है ना। तो वो 8 राज्य, दूसरा पूर्वोत्तर क्षेत्र के कौन कौन से राज्य से जाती है, तो ये हमें याद कर लेना है। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ भी है, फिर इसके अलावा छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड भी है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। सबसे कम किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है और सबसे ज्यादा लंबा किस राज्य से गुजरती है? ये आप जरूर देखिए, ये प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ती हूँ, है ना। ऐसे ही हम जब बीच से देशांतर की, ये तो अक्षांश की बात हुई थी, देशांतर की बात करते हैं तो 82.5 अंश जो पूर्वी देशांतर है वो हमारे देश का मानक रेखा है। ये जो मानक रेखा खींचा गया है, ये मानक रेखा नैनी, मिर्जापुर के नैनी वाले स्थान से खींचा गया है।
जो कि GMT ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। ये बात हमें ध्यान रखना है कि 5.5 घंटे आगे है, क्योंकि सूर्योदय और सूर्यास्त की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ हो रहा है, फिर सूर्यास्त कहाँ पर हो रहा है। तो हमारे देश में इस तरह के अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जापान में कब सूर्योदय हुआ और फिर उसके बाद भारत में कब सूर्योदय होगा, या भारत में सूर्योदय जो है इस टाइम में हो गया या इतना बजा हुआ है, अभी मान लो पूछ लिया भारत में 12 बजे हुए हैं तो अमेरिका में कितना बजा होगा। तो ये कैलकुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम इस बात को जानें कि कितने GMT से कितने आगे हम चल रहे हैं या कितने पीछे चल रहे हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो राज्य है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। बहुत अच्छी बात है कि आज लोग प्रतियोगी परीक्षाएं तो देने के लिए बैठे हैं, पर उनको राज्य और उनके केंद्र शासित प्रदेश नहीं पता होते। ऐसा मैं डेली देख रही हूँ अपने जो भी आते हैं संपर्क में उन बच्चों के साथ, इसलिए ये प्रश्न भी आप पर छोड़ती हूँ। आप देखिए, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे, आपको पता भी होगा, तो आपको एक के साथ में कितनी सारी और भी जानकारियां मिलेंगी। इसलिए जरूर आप देखिए कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, आपके लिए छोड़ रही हूँ। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि हाँ, राज्यों की संख्या आपने पता कर लिया, तो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, ये भी आपको पता चल गया। अब प्रश्न उठता है कि क्षेत्रफल के हिसाब से 4 बड़े राज्यों को जमाइए, ये पता होना चाहिए। तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, हमारा राजस्थान है। उसके बाद आ जाता है मध्य प्रदेश आ जाता है, उसके बाद देखिए तो महाराष्ट्र आता है, और उसके बाद में कौन सा आ जाता है, उत्तर प्रदेश आ जाता है। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन ये भी तो पूछा जा सकता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। पहले तो हम गोवा करके कहते थे, अब देखिए कौन सा है, क्या वही या दूसरा है ना। आप थोड़ा इस तरह से ढूंढते जाइए, जितना आप ढूंढते जाएंगे उतना ही आपको और नई जानकारियां मिलती जाएंगी। और बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों। केंद्र शासित प्रदेशों में तो ज़्यादा ऐसा इम्पोर्टेंट जो हट करके क्वेश्चन बनाता हो ऐसा पुडुचेरी है ना। पुडुचेरी की खासियत क्या है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पुडुचेरी कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो 3 राज्यों में है। अब वो कौन कौन से हैं, केरल में है, तमिलनाडु में है और आंध्र प्रदेश में है। तो केरल में क्या है भाई, माही। तमिलनाडु में क्या है, कराईकल। और आंध्र प्रदेश में क्या है, तो यनम जो है वो कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। तो ये बात हमें ध्यान रखना है। इस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा पढ़ते तो हैं हम, पर क्या होता है कई बार गौर नहीं करते हैं, और जब ये क्वेश्चन आ जाता है ना तो हम सोचते रह जाते हैं, अरे क्या पूछ लिया इसने क्वेश्चन करके। और तो और पता है आपको, छोटी सी बात, भारत के क्षेत्रफल में ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। ऐसा भी होता है, बहुत कठिन से कठिन क्वेश्चन तो बना लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन सबसे सरल जिसको जुबानी याद रहता है वो नहीं कर पाते हैं, ऐसी भी स्थिति आती है। तो थोड़ी सजगता के साथ हम तैयारी करें, है ना। इसी तरह आपको क्वेश्चन, जैसे तेलंगाना राज्य जब बनाया गया था, है ना, तो इस पर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता था कि तेलंगाना राज्य कब बना था, 2 जून 2014 को बना। अब ये आपको जम्मू कश्मीर जब अनुच्छेद 370 को ख़त्म किया गया तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई अभी किस नए राज्य का निर्माण किया गया है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन। तो आप इसको डेट के साथ याद कर लेंगे। सबसे विवादित भी रहा है ना, चर्चे का मुद्दा रहा है, तो डेट सहित आप इसको याद कर लें, आपका ये होमवर्क ही मान लीजिए। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश जिस पे हमें और कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे अंडमान निकोबार है। तो अंडमान निकोबार के बारे में अगर आप देखते हैं तो क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, एक तो उसकी राजधानी पूछ सकता है, आप सबको पता है उसकी राजधानी क्या है। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान को आप मैप में देखिए कितने हिस्सों में बटा हुआ है, उत्तरी भी है, मध्य भी है ना, फिर दक्षिणतम भी है, फिर निकोबार भी, ग्रेट निकोबार में, इस तरह से।
तो यहाँ जब ये छोटे छोटे पार्ट्स में है तो क्वेश्चन बनते ही हैं। तो पोर्ट ब्लेयर जो है इसकी राजधानी या राजधानी कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान जो है उसमें पोर्ट ब्लेयर स्थित है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि हम अभी बता दिया था मैंने इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है करके, ग्रेट निकोबार में स्थित है। फिर आपका क्वेश्चन बनता है कि भारत की एकमात्र जागृत ज्वालामुखी है जिसका नाम है बैरन द्वीप। तो ये बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? मध्य अंडमान के पूर्वीय भाग में स्थित है। फिर एक और हमारे पास ज्वालामुखी है जो कि बिल्कुल कैसी है? निष्क्रिय ज्वालामुखी है, नरकोडम। तो ये कहाँ स्थित है भाई? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये है उत्तरी अंडमान के उत्तर पूर्व में स्थित है। फिर एक 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल क्या होता है? अंडमान जो है उसको निकोबार से पृथक करने का काम करता है 10 डिग्री चैनल। ऐसे ही एक क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है दक्कन दर्रा, है ना? तो दक्कन दर्रा जो है वो दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से क्या के बीच में खींचा गया है, पृथक करने का काम कर रहा है। तो ये बात भी हमें पता होना चाहिए। ऐसे ही एक आपका आता है वो कहलाता है कोको द्वीप। तो कोको द्वीप क्या कर रहा है? ये है म्यांमार, है ना, जिसको हम बर्मा कहते हैं। म्यांमार और उत्तरी अंडमान के बीच में है। और फिर एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है मरकत द्वीप के नाम से भी प्रसिद्ध है ना? अभी तक ये शब्द मरकत द्वीप जो है बहुत सारे लोगों ने सुना नहीं होगा। तो ये मरकत द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। फिर सुभाष चंद्र बोस ने इनका क्या नाम रखा था अंडमान का निकोबार का? ये आप पता करेंगे। ये हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, ज्योग्राफी में भी पता कर सकते हैं, है ना? तो इस तरह से आपको देखना है। फिर आपका आ जाता है लक्षद्वीप वाला हिस्सा। लक्षद्वीप, है ना, यहाँ पर ये क्यों फेमस है? प्रवाल के कारण फेमस है। तो प्रवाल द्वीप या प्रवाल भित्तियाँ यहाँ पर है। अब आपको क्वेश्चन बनता है, उधर मैंने बताया 10 डिग्री, यहाँ पर बनता है कि 8 डिग्री क्या है? मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है। 9 डिग्री चैनल क्या चीज़ है? तो 9 डिग्री जो चैनल बना हुआ है ये मुख्य लक्षद्वीप और मिनिकॉय को पृथक करता है, उन दोनों के बीच में खींची गई है। पाक स्ट्रेट क्या चीज़ है? तो ये है आपका तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में। जैसे ही पाक शब्द आता है तो दिमाग कहाँ जाता है? पाकिस्तान की ओर जाता है, जबकि पाक स्ट्रेट जो है श्रीलंका और भारत के बीच, है ना, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में स्थित है। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये जो पाक स्ट्रेट है यहीं पर ही है आदम का ब्रिज। आदम ब्रिज जो बना हुआ है तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। इसी पर ही है पम्बन द्वीप, और रामेश्वर कहाँ स्थित है? इस पम्बन द्वीप में स्थित है। इस चीज को हमें ध्यान रखना है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है इसको कि रामेश्वर किस द्वीप पर स्थित है ना? ऐसे ही ऊटी के बारे में पूछा है, कोडाईकनाल के बारे में पूछा है कि किस द्वीप पर स्थित है करके। तो हमें छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है। हाँ, अब आता है ये जो आदम ब्रिज बना हुआ है, इस ब्रिज के उत्तर में पाक की खाड़ी है और इसके दक्षिण में क्या स्थित है? मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी क्यों फेमस है? चाय के लिए काफी फेमस है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे ही भारत का जो नीचे वाला हिस्सा है समुद्र तल में कौन कौन से, तो आपको पता है अभी एक तो श्रीलंका बता दिया, दूसरा निकटतम अगर पूछ लिया तो हम घूम जाते हैं, तो इंडोनेशिया है। इस बात को ध्यान रखना। फिर बात करते हैं भारत जो है, भारत के इधर ऐसे दक्षिण ऊपर वाले हिस्से में जो स्थल है उस तरफ में कितने देश हैं जो भारत को घेरे हुए? तो 7 देश हैं जो लोग भारत को घेरे हुए हैं। अब आपको नाम तो पता है कि भाई इधर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, फिर चीन है, कौन कौन से हैं, है ना? आपसे क्वेश्चन और क्या पूछा जा सकता है? भारत में सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। कितना है? 4096। हमारा दिमाग कहाँ जाता है? अरे चीन के साथ ही तो लंबा खींचा गया है। पर आप देखें बांग्लादेश किस तरह से टर्न होकर कैसे जा रहा है, तो बांग्लादेश के साथ में ज़्यादा है, ये बात ध्यान रखना है, 4000, जबकि चीन के साथ में तो 3488 किलोमीटर ही है
है ना। सबसे छोटा भी पूछा जा सकता है, तो सबसे छोटे में याद रखना है आपको कि हमारे भारत के साथ में जिसकी सीमा रेखा लगी हुई है वो है अफगानिस्तान की लगी हुई है ना। इसी के साथ में आपको एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, सीमा रेखा जो खींची जाती है ना। तो रेड क्लिफ सीमा रेखा किन देशों के बीच में है, सबको पता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। क्या भारत और बांग्लादेश के बीच में भी रेड क्लिफ रेखा है? तो जिस समय रेड क्लिफ रेखा को खींचा गया था उस समय बांग्लादेश जो है पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था। किस समय खींचा गया था भाई इसको? तो ये है 1947 में खींचा गया था। इसलिए इससे पूर्व निर्धारित होने के कारण भारत और बांग्लादेश के बीच में भी तो रेड क्लिफ रेखा को माना जाएगा। ऐसे ही मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच में खींचा गया है, जिसको कि 1914 में खींचा गया था हेनरी मैकमोहन के द्वारा। फिर आता है डुरंड रेखा। डुरंड रेखा किनके बीच में है? जिस समय डुरंड रेखा को खींचा गया 1896 1896 में सर मोर्टिमर डुरंड के द्वारा इसे भारत और अफगानिस्तान के बीच खींचा गया। उस समय पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था। आज की दृष्टि में जब पूछ रहा है तो हमें बताना होगा कि डुरंड रेखा भारत के बीच में नहीं बल्कि पाकिस्तान और किसके बीच में है? अफगानिस्तान में है, क्योंकि वो डुरंड रेखा वाला हिस्सा जो है अब पाकिस्तान में चला गया है ना। बहुत सारे लोग यही पढ़ करके कंफ्यूज हो जाते हैं कि भारत अफगानिस्तान है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान है। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में जिस समय खींचा गया, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिस समय खींचा गया तो भारत और अफगानिस्तान था। ये बात हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसे ही LOC का फुल फॉर्म ऊपर जो खींचा गया था है ना, उसको आपको ध्यान रख लेना है कि क्या है भाई। LOC किसे कहते? लाइन ऑफ कंट्रोल। POK क्या है? अब तो ये सारी चीजें है ना, POK मतलब पाक अधिकृत कश्मीर वाला है। तो ये POK में जो पाकिस्तान का कब्जा हुआ, पाकिस्तान के द्वारा चीन को जब दे दिया गया, तो ये कब दिया गया था? 1963 में दिया गया था। इस तरह से हमें पढ़ने की आवश्यकता है। फिर एक क्वेश्चन, जैसे अभी सीमा में हमने देख तो लिया, देश के बारे में देखा कि कौन कौन से देश जो हैं वो हमारे स्थित हैं। आपको एक क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत के जल और समुद्र दोनों में लगी हुई सीमाएं किस देश के साथ में है? तो सबको पता है 3 देश हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है बांग्लादेश, जहाँ स्थल भी लगा है और जल सीमा भी लगा हुआ। दूसरा है म्यांमार और तीसरा कौन सा है? पाकिस्तान है। एग्जाम हॉल में बैठते हो सर ऐसा क्वेश्चन पढ़ते हैं तो थोड़ा रिकॉल करने में दिक्कत होता है ना। तो थोड़ा अपनी नजरें जो है मैप पे बहुत अच्छे से लगा करके देखेंगे। ऐसे एक क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा राज्य है जिस राज्य ने को जो है बांग्लादेश ने 3 तरफ से घेर के रखा हुआ है? तो कौन सा है? त्रिपुरा है। इस तरह के क्वेश्चन आपको जो है पढ़ते रहना है। समुद्र तट वाली बात आती है, समुद्री तट में सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? देखने वालों को लगता है नहीं आंध्र प्रदेश तो होगा, पर गुजरात का वो हिस्सा देखिए किस तरह से मुड़ा हुआ। तो सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? गुजरात की है, 16 है ना किलोमीटर है। सेकंड नंबर में पूछता है तो आंध्र प्रदेश है। अब यहीं पर प्रश्न उठता है कि तट जो रेखा है वो पूर्व में और पश्चिम में कौन कौन से राज्य हैं? तो ये आपको पता है, पूर्वी हिस्सा कहने का मतलब है आपका पश्चिम बंगाल से शुरू करिए। पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, फिर आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। पश्चिम तरफ देखते हैं तो केरल आ जाएगा, फिर आपका गोवा आ जाता है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। ऐसे हमको छोटे छोटे प्रश्नों को तैयार करना है, ठीक है। आगे और फिर मेन प्रश्नों के साथ, अभी तो मैंने सिर्फ स्टार्ट किया इसलिए आज ऐसे सामान्य क्वेश्चनों के साथ है, फिर मेन प्रश्नों के साथ फिर हम आपके सामने आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार सबको।